बहुत दिनों से मैं जो है वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन की वर्किंग के कारण हम जो है कहीं बाहर रह रहे हैं और उस बाहर रहने की वजह से भी मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैंने आपके लिए एडजस्ट किया है, मैंने व्हाइट बोर्ड का स्टैंड भी मंगवाया है। अब आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं वीडियो जो है रोज अपलोड करूँगी। जो है प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो कि 1 महीने पहले की है, उसमें हमने किया था कि जो केपलर का जो फर्स्ट लॉ है, केपलर सर ने हमें जो है 3 लॉ दिए थे, ठीक है। उनमें से पहला लॉ मैंने डिस्कस किया था कि उन्होंने बताया था कि जो हमारा जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, रोटेट करता है। और जो सन होता है वो जो इलिप्टिकल पाथ होता है उसके जो 2 फोकाई होते हैं उसमें से किसी एक फोकाई के ऊपर जो हमारा सन होता है। ये केपलर सर ने हमें फर्स्ट लॉ में बताया था, जो कि मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया था, ठीक है। मैंने उसमें हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट टर्म आती है केपलर फर्स्ट लॉ की वो सारी मैंने बताई थी, ठीक है। आप उसको एक बार वीडियो को देख लेना, ठीक है, तब आप आगे प्रोसीड करना, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, दैट इज केपलर सेकंड लॉ। देखो केपलर सेकंड लॉ, केपलर सर ने सेकंड लॉ में हमें क्या बताया कि द लाइन जॉइनिंग द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, देखो उन्होंने ये बताया कि पहले तो टर्म उन्होंने ये बता दी थी, ये हमारा मान लिया सन था, ठीक है, ये हमारा मान लिया प्लैनेट था, ठीक है। ये उन्होंने बताया कि जो सन है वो सॉरी जो प्लैनेट है वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करता है, पहली बात होगी। फिर देखो सेकंड पाथ जो लॉ है, सेकंड लॉ में उन्होंने क्या बताया कि जो लाइन जॉइनिंग द सन टू द प्लैनेट, ठीक है, मान लिया ये प्लैनेट किसी टाइम इंटरवल पे यहाँ पे है, ठीक है, दूसरे टाइम इंटरवल पे ये मान लिया यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं ये स्मॉल ही एरिया लेती हूँ बिल्कुल, ठीक है। ये जो एरिया शिफ्ट हुआ है ना ये वाला, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट पे हमारा प्लैनेट यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, इसको मैंने ज्यादा एरिया ले लिया है, ठीक है। और ये जो पूरा एरिया होगा ये वाला, ये जो एरिया होंगे दोनों एरियाज इक्वल होंगे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे दोनों एरियाज इक्वल होंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे हमारी एरियल वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब हमें इस चीज को प्रूव करना है कि हमारे यहाँ पे एरियल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट कैसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें इक्वल एरिया को और एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट हमें प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया हमारा, इसको हम नाम दे देते हैं P और Q, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो स्मॉल आर्क है, क्योंकि मैंने स्मॉल एरिया लिया है, इसको हम सिंपल लेंथ भी ले सकते हैं, हम इसको R ले दें और इसको हम dr नाम ले देते हैं, R और dr कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इसको सिंपल ट्रायंगल मान लिया हमने इसको सिंपल ट्रायंगल मान लिया, क्योंकि बहुत ही स्मॉल एरिया लिया है मैंने, इस आर्क को हम सिंपल अगर लेंथ मान लें, ठीक है, तो देखो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, एरिया यानी A इज इक्वल टू 1/2 क्या जाएगा, रेडियस बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है ना, हाइट ये वाली हमारी कितनी हो जाएगी, दैट इज dr। कितना क्लियर हुआ, चेंज इन एरिया आ जाएगा, है ना, चेंज इन एरिया आ जाएगा, सॉरी स्मॉल एरिया आ जाएगा, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया चेंज इन एरिया, यहाँ पे स्मॉल एरिया आ जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल टर्म ली है ना। तो देखो 1/2 रेडियस इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस हमारा ये r हो गया ये वाला, और जो है हाइट हमारी ये हो गई, ठीक है। तो देखो हमें अब क्योंकि ये चीज हमें प्रूव करनी है कि dA/dt हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, बिकॉज दिस इज गिवन इन दिस, ठीक है, डेफिनेशन एरियल वेलोसिटी, तो dA/dt हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो हम ऐसा करते हैं, अब ये जो बेस है ये तो हमारा चेंज होगा नहीं, इसको हम ये जो dr है ये चेंज होता रहेगा, तो यहाँ पे हम चेंज लिख देते हैं। आपको क्लियर हुआ ये मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि ये देखो ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे है और ये वाला ज्यादा है, तो ये वाला चेंज हो रहा है ना, इसलिए मैंने चेंज यहाँ पे शो किया है, ठीक है। तो देखो 1/2 कितना आ जाएगा, r क्रॉस, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया इनका, तो ये आ गया हमारा dA/dt। अब हमें प्रूफ तो इसको कांस्टेंट करना है कि सारे टर्म कांस्टेंट होनी चाहिए, तो dA/dt r क्रॉस। अब देखो यहाँ पे क्योंकि केपलर सर ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया था कि जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ जो मूव करते हैं ना, वो किस कारण से करते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन जो है उस प्लैनेट को अपनी ओर खींचना चाहेगा, है ना, उस खींचने के कारण जो है प्लैनेट उस
सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। ऐसा बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, थी बहुत दिन पहले, लेकिन बताया था, ठीक है, आप उसको एक बार वीडियो को देख लेना। ऐसा उन्होंने बताया था। लेकिन आप जब इस यहाँ पे आप देखोगे, जब मैंने ग्रेविटेशन फोर्स आपको बताया था, जब मैंने शुरू में आपको करवाया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि जो ग्रेविटेशन होता है वो हमारा सेंट्रल फोर्स होता है। अब सेंट्रल फोर्स होता है तो सेंट्रल फोर्स में एक सेंट्रल फोर्स की जो है एक बात होती है कि हमारे पास जो सेंट्रल फोर्स में टॉर्क होता है वो क्या होता है, 0। ठीक है, सेंट्रल फोर्स में टॉर्क हमारा 0 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो रेडियस वेक्टर है और जो फोर्स वेक्टर है वो दोनों ही हमारे क्या होते हैं, या तो पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल होंगे। यानी अगर मान लिया कि जैसे कि हम मान लिया हम ऐसे मान लेते हैं, मान लिया हम इस मार्कर को ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, अगर हम इस मार्कर को ऐसे घुमा रहे हैं तो बेशक ये मूव कर रहा है, लेकिन इसका सेंटर पॉइंट क्या है, यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसको यहाँ से पकड़ा हुआ है, सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो इसका जो रेडियस वेक्टर क्या होगा, इस तरीके से, रेडियस वेक्टर भी तो हमारा इसी डायरेक्शन में होगा, है ना, और क्या होगा, जो फोर्स होगा वो भी हमारा इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो या तो हमारे पास रेडियस और फोर्स वेक्टर पैरेलल होते हैं, या हमारे पास रेडियस और फोर्स वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं, और इस वजह से हमारे पास ये क्या हो जाता है, टॉर्क हमारा 0 हो जाता है। बिकॉज आर क्रॉस, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा आता है, साइन 180 हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, एंटी पैरेलल होगा तो वैसे ही 0 हो जाना है। ठीक है, ऐसा हुआ, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो, सॉरी 180 नहीं, यहाँ पे ऐसा होगा ना कि कोई एंगल ही नहीं होगा, सॉरी मैं मिस्टेक कर गई यहाँ पे, कि पैरेलल है तो इनके बीच में कोई एंगल ही नहीं होगा ना, तो डेफिनेटली 0 होगा, है ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसीलिए टॉर्क हमारा 0, आर क्रॉस भी हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देखो अब देखो, जब मैंने टॉर्क को 0 बताया है तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इतना तो आपको इसका रिलेशन पता है, एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए कांस्टेंट। ठीक है ना, क्योंकि देखो एंगुलर मोमेंटम में और इसमें क्या रिलेशन होता है, टॉर्क में ये आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू dl/dt, है ना, dl/dt होता है ना, मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, इसलिए आप पहले प्रीवियस वीडियो देख कर आए। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क अगर 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, है ना, आपको यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि dl/dt कांस्टेंट का डेफिनेशन, सॉरी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा तभी तो टॉ 0 होगा ना, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कांस्टेंट है, ध्यान दें। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमें प्रूव करना है तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम इसको m से मल्टीप्लाई कर दें और m से डिवाइड कर देते हैं, और ये आ जाएगा r क्रॉस v, है ना। अब देखो m r v, अब यहाँ पे देखो ये चीज कैसे आई, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू, हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, r क्रॉस p, ये होता है ना r क्रॉस p। ठीक है, तो ये आ जाएगा r और ये आ जाएगा p होता है, लीनियर मोमेंटम होता है हमारा mv। ठीक है, अब हम m को बाहर ले दें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, r क्रॉस, इतना तो आपको पता होगा, है ना, क्लियर हो रहा होगा आपको ये चीज कैसे आई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो m r क्रॉस v हमारा क्या आ जाएगा, एंगुलर, सॉरी हाँ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा dA/dt इज इक्वल टू L/2L। अब देखो यहाँ पे सारी चीजें कांस्टेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट है बिकॉज टो इज 0। अगर ये चीज कांस्टेंट है, टू भी हमारी कांस्टेंट है और मास भी हमारा कांस्टेंट है ना, तो सारी चीजें कांस्टेंट होने के कारण एरियल वेलोसिटी भी हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि यहाँ से आप टर्म देख सकते हैं L इज इक्वल टू r क्रॉस p होता है हमारा, है ना, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, p इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम दैट इज mv, तो m r क्रॉस v आ जाएगा क्योंकि मास कांस्टेंट हो गया। ठीक है, r क्रॉस v, इतना क्लियर हुआ। सिर्फ मैंने यहाँ से m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया, क्योंकि हमें प्रूव तो करना ही है, कैसे भी करना पड़े, है ना, तो प्रूव करना है, तो dA/dt हमारा आ जाएगा L/2M, जो कि हमारा कांस्टेंट होगा। क्लियर हुआ इतना, सिर्फ हमें यही प्रूव करना था। आप अगर आप इसको एग्जाम में लिखो ना तो ऐसा जरूर लिखना
कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है और जो लीनियर मोमेंटम है, मतलब एंगुलर मोमेंटम टॉर्क है, वो जीरो और कांस्टेंट कैसे है ना। टो जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम, आप साइड में ये लिखना जरूर क्योंकि ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर ये देखता है कि उसको नॉलेज है क्या नहीं, क्योंकि हम बहुत बार रट्टा भी मार के लिख देते हैं, तो ऐसा ही लिख देते हैं, साथ में कुछ लिखते नहीं है। तो साथ में आप ये चीजें जरूर लिखना ताकि उसको ऐसा लगे कि जो है उसको नॉलेज है लिखने वाले को। क्लियर हुआ, ये सारी चीजें हमें लिख देनी है। अब क्योंकि देखो जो मैंने केपलर सर का जो फर्स्ट लॉ मैंने बताया था कि हमारा जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ मूव करता है सेंट्रल फोर्स मोशन के कारण, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। उसमें उन्होंने एक बात और बताई थी, मैंने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें बताया था कि जब हमारा जो प्लेनेट है वो सन के पास होता है तो वो ज्यादा तेजी से मूव करता है, लेकिन जब सन से दूर होता है तो बहुत ही स्लोवेस्ट मूव करता है। ऐसा मैंने इसका रीजन बताया था क्योंकि जब हमारा जो प्लेनेट है वो सन के जो पास होगा उस पे ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगेगा, जिसके कारण हमारा जो प्लेनेट है वो सन से के पास होने के कारण ज्यादा तेजी से मूव करेगा, लेकिन जैसे ही हमारा प्लेनेट सन से दूर जाएगा तो वो स्लोवेस्ट मूव करने लगेगा। क्लियर हुआ, ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, यहाँ पे भी था क्योंकि इस डेफिनेशन में उन्होंने ये भी बता रखी थी। ठीक है, अगर आप इस डेफिनेशन को थोड़ा बड़ा करना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख देना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन प्लेनेट इज नियर टू द सन तो इट इज मूव वेरी फास्टली, बट व्हेन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन तो इट इज मूव स्लोली। ठीक है, आप इसको लिख देना और ये पूरे लिख देना, साथ में ये चीजें लिख देना, तो आपका केपलर का सेकंड लॉ कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। अब से हमारी जो वीडियो है वो रेगुलर आया करेंगी, क्योंकि मैंने बताया था कि बहुत प्रॉब्लम आ गई थी बीच में, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी वीडियोस को, लेकिन अब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वीडियो को जो है कंटिन्यू रखूंगी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।